Yes, students. Today we are going to discuss about our chapter number 1. फर्स्ट चैप्टर जो हमारा बी पार्ट का मैक्रो इकोनॉमिक्स का था, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो हमें समझने थे, तो हम वही पेंडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं. सो दिस इज़ योर पेज नंबर 283 और टॉपिक नंबर जो है वो स्टूडेंट है टॉपिक नंबर 2.24a. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. In earlier class we discussed about there are two types of flow. One would be real flow, next would be मनी फ्लो. ये चीज़ ही अपन को समझनी है, बट अपन ने इसका डिफरेंस बिटवीन करा था. अब अपन समझते हैं कैसे रियल फ्लो होता है, कैसे मनी फ्लो होता है. जस्ट बिकॉज आपको पहले इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए आपको एक टॉपिक छुड़वाया गया था. मैं अभी बता रही हूँ. तो अगर अपन बात करते हैं, सो वी नो दैट फॉर अ पर्पस ऑफ प्रोडक्शन वर्क, अगर आपको किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, यू नीड सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो अपन ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है. तो आपको क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं. सो व्हाट वुड बी योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्राइजेज है. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सो देर आर टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म. बेसिकली अगर देखा जाए तो बेटा 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं. एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है, नेक्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट होता है, फिर NFIA होता है. ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बट अपन को भी जो सेक्टर करने हैं इंपॉर्टेंटली वो 2 करने हैं, हाउस होल्ड और फर्म, जो 12th क्लास के लिए ज़रूरी है, 12th क्लास में का सिलेबस में है. ये जो 2 टॉपिक है ये आप लोग कॉलेज में पढ़ेंगे. अभी हमको जो सिखाया जाएगा वो होगा हाउस होल्ड और फर्म के बारे में. सो इफ़ वी टॉक अबाउट हाउस होल्ड मीन्स जनरल पब्लिक. तो हाउस होल्ड जो होती है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करती है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है. मीन्स फैक्टर को प्रोवाइड करती है, जस्ट इट में बी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज. ठीक है, इसके अगेंस्ट में व्हाट फर्म प्रोवाइड्स टू देम? द फर्म प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज. तो इट इज़ नोन एज योर रियल फ्लो. इसको अपन क्या बोलते हैं? रियल फ्लो. मीन्स हाउस होल्ड की साइड से फर्म को क्या जा रहा है? लैंड जा रहा है, लेबर जा रहा है, कैपिटल जा रहा है, एंटरप्राइज जा रहा है. तो इट इज़ अ रियल फ्लो. लैंड दिख रही है, लेबर भी दिख रही है, कैपिटल भी दिख रहा है. नेक्स्ट, जो भी फर्म अपन को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इट इज़ ऑल्सो अ रियल फ्लो. ठीक है, वो भी क्या होता है? रियल फ्लो. जैसे आपने एक फर्म को दिया, उन्होंने बिस्किट बनाने के लिए आपसे ये सब चीज़ें ली, उन्होंने बिस्किट बना के दिया, तो बिस्किट इज़ अ रियल फ्लो. ठीक है, ये चीज़ आप समझे होंगे. अब अपन आगे का टॉपिक देखते हैं. तो आगे का टॉपिक अपन को बताता है मनी फ्लो के बारे में, कि मनी फ्लो क्या होता है. तो अपन प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं. जस्ट यू कैन सी हियर कि हमने हाउस होल्ड को और फर्म को डिस्कस किया था. तो हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड डन्स वेरियस टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, मतलब बहुत सारी सर्विसेज एंड गुड्स को कंज्यूम करता है और इसके अगेंस्ट में मनी देता है. अब आपको बिस्किट चाहिए, तो आपने क्या किया? आप हाउस होल्ड हो, आप फर्म के पास गए, आपने बिस्किट लिया, इसके अगेंस्ट में आपने क्या कर दिया? कैश का पेमेंट. तो यहाँ पे एक एरो बना लीजिएगा कि हाउस होल्ड क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है. और फर्म जो है उन्होंने क्या किया? तो व्हाट डज फर्म डू? फर्म ने क्या किया? तो फर्म ने जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में उसको फैक्टर इनकम को रिटर्न कर दिया. तो यहाँ पे ऐसा एरो बनाइए कि फर्म से हाउस होल्ड को मिल रहा है. रेंट क्यों मिला होगा? तो कीप दिस थिंग माइंड कि लैंड के अगेंस्ट में मिला होगा. वेजेस क्यों मिले? तो लेबर के अगेंस्ट में. इंटरेस्ट क्यों मिला? कैपिटल के अगेंस्ट में. और प्रॉफिट जो है वो किसको मिलता है? एंटरप्रेनर. मीन्स वी डिस्कस्ड अबाउट 4 फैक्टर. जैसा आपको याद होगा, हमने पहले 4 फैक्टर पढ़े. हमने लैंड पढ़ा, लेबर पढ़ा, कैपिटल पढ़ा, एंटरप्राइज. पहले हाउस होल्ड ने फर्म को दिए, फिर क्या हुआ? फर्म ने हाउस होल्ड को दे दी. ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये चीज़ हमको क्या करती है? रिटर्न की फॉर्म में होती है. ठीक है, यही चीज़ें आगे अपन और देख लेते हैं इसी चीज़ को. तो यहाँ पे जो दे रखा है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दे रखा है. तो एज यू कैन सी हियर कि दोनों को मिक्स कर दिया है. तो हाउस होल्ड और फर्म ने क्या करा? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करे. एंड हाउस होल्ड ने फर्म को क्या करा? फैक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड की, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज देखिए. देन फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड किया? तो वेरी फर्स्ट फैक्टर पेमेंट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट वुड बी द फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? तो गुड्स एंड सर्विसेज दे दी. ओके, तो ये दोनों का समेशन है जो अपन ने पहले पढ़े थे. अब आप लोगों को रियल फ्लो और मनी फ्लो तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं और आप लोगों को पता है क्या होता है. रियल फ्लो इज द फ्लो वेयर देयर वुड बी द फिजिकल फ्लो. ठीक है, यहाँ पे फिजिकली गुड्स का एक्सचेंज होगा या ट्रांसफर होगा. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड. नेक्स्ट वुड बी मनी फ्लो. तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म एंड
हाउस होल्ड, फर्म और हाउस होल्ड के बीच के ट्रांजेक्शन से होते हैं इफ़ दे आर रिलेटेड टू मनी। नेक्स्ट, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है, बट देर वुड बी द एक्सचेंज ऑफ मनी। नेक्स्ट, डिफिकल्टी में अराइज ऑफ बार्टर सिस्टम इन सच फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कब दिक्कत आती है, बार्टर सिस्टम के केस में। तो आप लोग को मनी एंड बैंकिंग में बताया गया था बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसीलिए बेटा ये टॉपिक जो है अपन ने छोड़ा था, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड थे। जैसे मनी बैंकिंग पढ़ोगे तो बार्टर सिस्टम समझ में आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ थी कि इसलिए आपको ये टॉपिक को छोड़ा था हमने, ताकि आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो पता हो। नेक्स्ट, देयर अराइजेज नो डिफिकल्टी इन मनी फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट, इट इज़ नोन एज फिजिकल फ्लो एंड इट इज़ नोन एज नॉमिनल फ्लो, ठीक है। होप यू गॉट इट। अब अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है पहले ये देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस हो सकता है, नेट हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट बोलती है, आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यू वुड हैव डन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपने क्या कर रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रखा है, ठीक है। सो क्या बताता है अपन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ये क्लियर हो जाता है कि जब भी अपन कोई भी ऐसे एसेट्स को परचेस करते हैं जो हमारी कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हैं, तो बेटा आप थोड़ा सा अकाउंट्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ध्यान रखने के लिए, दैट कि जब भी हमको बैलेंस शीट दे के रखते थे, क्या दे के रखते थे क्वेश्चन में, बैलेंस शीट, ब्लर हो रहा है एक मिनट, ठीक है, हाँ, बैलेंस शीट दे के रखते थे तो उसमें अपन लोग क्या करते थे, असेट्स लिखते थे, फिर उसमें से क्या माइनस करते थे, डेप्रीसिएशन, तो बाहर एक वैल्यू आती थी, यस और नो, है ना, ये चीज़ करते थे। तो बस यही ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फॉर बिजनेस पर्पस या किसी भी पर्पज से, ठीक है, जैसे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो इट वुड बी योर ग्रॉस वैल्यू, वो आपकी क्या बन जाती है, ग्रॉस वैल्यू बन जाती है। सो अब अपन नेक्स्ट सिंपल वर्ड्स के अंदर पढ़ लेते हैं जो बुक में दे रखा है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, पर्टिकुलर ईयर में अपन ने कौन कौन से एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रखे फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने से रिलेटेड। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ न्यू असेट्स फॉर रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वर्म आउट असेट्स, ये भी हो सकता है अपन करते ही, आपने सर पढ़ा ही होगा डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, उसमें आपने करा था एक असेट्स को दे दो उसके अगेंस्ट में दूसरे असेट्स को ले लो, तो इट वुड बी ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर, है ना, तो वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर होता है, रिप्लेसमेंट करो चाहे कुछ आप उसमें चेंजेस लेके परचेज करो। सो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू देयर डेप्रिसिएशन कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, बट इट मेक्स नो नेट इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, इट ओनली मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, आज अपन ने एक चीज़ दे दी और उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ ले ली, तो इट इज़ एन रिप्लेसमेंट, अपन ने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसी और चीज़ से, तो ऑल वुड कंबाइन अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सबको अपन मिला के क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं बेटा कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है कि व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट वर्म आउट असेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने एक्सपेंडिचर करा उसको अपन क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। सो द रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट, उसको अपन क्या बोल देंगे, नेट इन्वेस्टमेंट, यानी नेट इन्वेस्टमेंट कॉजेज नेट एडिशन टू द स्टॉक इन कैपिटल, कैपिटल के अंदर आपने जो भी नेट अमाउंट को इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कैसे आया है, या नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आया है, तो इट इज एन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल के स्टॉक में जो वो आपने एडिशन कर रखा है तो वो अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट अज्यूम यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, दैट नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो भी था माइनस कर दो एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेस ऑफ वर्म आउट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स और डिप्रिसिएशन, जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रखा है, या अपन ने जैसे मैंने आपको पहले बोला डिप्रिसिएशन वाला लॉजिक तो आप वो भी लगा सकते हो, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो उसको अपन एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, वो किसके इक्वल हो जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन के इक्वल, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है, सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई, मैंने गलत बोल दिया। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है नेट इन्वेस्टमेंट की, क्या जरूरत होती है नेट इन्वेस्टमेंट की, तो इट इज़ द नेट इन्वेस्टमेंट्स विच इंक्लूड्स या विच लीड्स टू एडिशंस ऑन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, नेट इन्वेस्टमेंट क्या करता है, एडिशन करता है कैपिटल का। सो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, नेट इन्वेस्टमेंट राइजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, सिंपल सी बात है, नेट इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल स्टॉक को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, मीन्स इंक्रीज हो जाएगा हमारी कैपिटल में। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मीन्स नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज अनएम्प्लॉयमेंट इन आर इकोनॉमी इज लार्जली ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो आपके पास चांसेस होंगे कि आप क्या कर पाओ,
आप इंक्रीज़ कर पाओ अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। आप ही सोचिए कि अगर कैपिटल कम है बिजनेस के अंदर तो अपन क्या करेंगे, अपन छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे, बट अगर अपनी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो अपन बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं। एंड फॉर पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन वी नीड सम एक्स्ट्रा टाइप ऑफ लेबरर्स, वेजेस की देने की जरूरत पड़ेगी, लेबरर्स देंगे तो इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट, राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। सीधी सी बात है कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी में मनी का फ्लो या रोटेशन भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा बेटा स्टूडेंट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इसका बेसिक समझ में आ जाएगा और फिर आपको नेशनल इनकम आसानी से समझ में आएगी, जो अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको ये चीज़ें काफ़ी पता होनी चाहिए। इट इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग ऑन असेट्स ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग असेट्स, मीन्स इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग असेट्स विच हैज बीन रिप्लेस्ड, so whatever would be the expenditure done by a person would be known as its gross investment. Next would be the net investment, so it includes as expenditures on the producers on buying a new assets only, मतलब कि net investment क्या होगा, तो it would be related to your new assets only. It not only includes the expenditure on replacement का expenditure include नहीं करते। Next अपन बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, इट डजंट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट को उन्होंने क्लियर कर दिया है वापस। इट डजंट मेक द एडिशंस टू एन एडिशनल कैपिटल, मीन्स एडिशनल स्टॉक ऑफ कैपिटल वुड नॉट बी देयर, बट देयर वुड बी एन नेट इन्वेस्टमेंट होता है तो एडिशनल कैपिटल का स्टॉक होता है, ओके। अब अपन पढ़ने वाले बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो जैसा कि आपने पढ़ ही रखा है कि डिप्रीसिएशन क्या होता है, तो डिप्रीसिएशन मीन्स रिडक्शंस इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स। जो भी हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं अगर उनकी वैल्यू के अंदर रिडक्शन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्रीसिएशन। रिडक्शन क्यों होता है, जस्ट ड्यू टू फिजिकल वियर एंड टीयर, फिजिकल वियर एंड टीयर के कारण अपन असेट्स को यूज़ करते हैं तो रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि हमारा जो असेट जो पुराना हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, इस कारण हो सकता है, नॉर्मल कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो डिप्रीसिएशन अपन डिडक्ट करते हैं तो अपन को मालूम पड़ता है एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। तो जस्ट आपको एग्जांपल दे ही रखा है, आप लोग ने वैसे डेप्रीसिएशन कर ही रखा है 11th क्लास में, तो आपको ध्यान नहीं होगा। अ मशीन इज परचेज फॉर ₹5 लाख, द एस्टिमेटेड लाइफ इज़ 10 ईयर, अपन के पास लाइफ है 10 ईयर्स तक की। 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी अपन ने परचेज की। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी वुड बी ₹5 लाख, डेप्रीसिएशन 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग निकालो तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हो SLM बेसिस पे तो 50,000 हर साल का रिप्लेसमेंट हो जाएगा रिजर्व फंड के अंदर, यानी डेप्रीसिएशन का रिजर्व बना सकते हैं अपन, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड, ये देख लेते हैं। तो डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड इज टू बी फाउंड या फिर टू फाउंड विच आर क्रिएटेड और टू रिप्लेस अ वर्म आउट फिक्स्ड असेट्स, इट मीन्स दैट द नीड फॉर द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो द लैक ऑफ डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड मीन्स द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर डेप्रीसिएशन फंड लैक है यानी कि उसका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आप लोग ने देखा है कि रिप्लेसमेंट रिजर्व फंड भी बोल सकते हैं उसको अपन, क्योंकि अपन इतने ऐसे असेट्स को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस मतलब ये मत सोचो कि एक के बदले में दूसरा, रिप्लेसमेंट मीन सिंपल वर्ड्स में वो डेप्रीसिएशन को बोल रहे हैं, क्योंकि अपने पास उतनी वैल्यू क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉस, ठीक है। कैपिटल लॉस और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक है ये, अपन को बताता है दैट इट इम्प्लाइज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है, which they are being continuously used in the process of production, means whatever would be your assets and if you are going to use it continuously basis, अगर आप continue basis पे use करते हैं then there would be some type of reduction in the value of an fixed assets. Next would be capital loss, so it implies the loss of value of fixed assets while they are not in use, if the assets is not being in use but there should be the existence of use of that particular product on a continuous basis, consumption में ये ज़रूरी है। नेक्स्ट वुड बी द लॉस इज बिकॉज नॉर्मल वियर एंड टीयर, या फिर एक्सीडेंटल डैमेज से हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट नाउ हियर द लॉस इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलमिटीज, जैसे कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, फॉल इन द मार्केट वैल्यू हो गई, हमारे पास एसेट्स की मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट इट इज़ मीन टू डिप्रीसिएशन रिजर्व फाउंड, ये अपन कैसे देख सकते हो, तो डिप्रीसिएशन का रिजर्व बनाते हैं अपन, डिप्रीसिएशन इससे बता सकते हैं, और ये इसलिए बनाते हैं थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की इंश्योरेंस से पर्पस में अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग विच यू टू कीप इन योर माइंड कि बेटा इसके साथ हमारे चैप्टर 1 का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बच गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।